हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका जीनियस एमपी क्लासेस में। तो आज का अपना प्रमुख टॉपिक रहेगा एमपी टेट यानी संविदा वर्ग 3 से जुड़े हुए पर्यावरण विषय हैं। उससे महत्वपूर्ण 60 प्रश्नों की आज सूची बनाई गई है। इसमें आपको सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसको आज को समझना है और याद रखना है। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ और वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें जो प्रश्न है बहुत ही अति महत्वपूर्ण है और आने वाले सभी परीक्षाओं में वैसे पूछे जाते हैं साइंस से संबंधित प्रश्न। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका आपको देखना है 1986 में इसको पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस का क्वेश्चन है सिंपल, हर एग्जाम पूछा भी जाता है। तो 5 जून को आपको सबको अच्छी तरह से इसका याद होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत के अंदर जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ था 2002 में। तो सन 2002 इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का, ध्यान रखिए, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका ध्यान रखिएगा, चेन्नई के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। प्रश्न 5वां देखेंगे आप, रेड डाटा बुक क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, ध्यान रखना। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक जो होती है उसका आंसर विलुप्त तो होने की कगार पर खड़ी संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की सूची। जिस बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं ऐसे पशु पक्षी या पौधे जो विलुप्त तो होने की कगार पर खड़े हैं, उनको जिस बुक में एंट्री की जाती है उसको रेड डाटा बुक कहा जाता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कितने वर्षों तक जो पेड़ पौधे या पशु पक्षी दिखने में नहीं आते हैं उनको विलुप्त तो माना जाता है, उससे संबंधित प्रश्न भी आगे पूछे जाएंगे। तो वीडियो में आप बने रहिए। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जब भी अच्छे वीडियो बनाए जाएं कंपटीशन एग्जाम से संबंधित आपको मिलते रहे। और प्लीज़ अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, और अच्छा ना लगे तो भी कमेंट्स बॉक्स में बताना क्या कमियाँ रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, IUCN, सुना होगा आपने। IUCN इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? प्रश्न यहाँ पर है, IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंग्लैंड के अंदर है, स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय इंग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो रेड डाटा बुक को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया? ध्यान रखिएगा, रेड डाटा बुक को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया? तो इससे संबंधित प्रश्न है। रेड डाटा बुक को आपको बताया मैंने, जो विलुप्त होने की कगार पर जो पेड़ पौधे पशु पक्षी होते हैं उनको जहाँ पर एंट्री की जाती है उसको रेड डाटा बुक कहते हैं, ये भी समझाया आपको। तो रेड डाटा बुक का पहली बार प्रदर्शित कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1966 में, 1966 में, याद रखिएगा। 1966 में रेड डाटा बुक को पहली बार प्रदर्शित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। रेड डाटा बुक से संबंधित ही प्रश्न है। तो रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग से दर्शाया गया है? ध्यान रखिएगा, जो संकटग्रस्त पेड़ पौधे पशु पक्षी है उनको किस रंग से दर्शाया गया है? तो पिंक कलर से, यानी पिंक यानी गुलाबी कलर से उनको दर्शाया गया है। ध्यान रखिएगा, पिंक कलर से उनको लाइन में लिखा गया है, उनका नेम पिंक कलर से लिखा गया रेड डाटा बुक के अंदर। किसके अंदर? रेड डाटा बुक के अंदर। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन से दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कौन से दशक को जैव विविधता का दशक कहा गया है? तो 2011 से लेकर 2020 तक के समय को, 2011 टू 2020 को जैव विविधता का दशक कहा गया। दशक का मतलब होता है
10 ईयर्स का जो टाइम होता है उसको एक दशक कहा जाता है, डिकेट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिकेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज की वीडियो के, बिल्कुल दिखेगा। विश्व आर्द्र दिवस, ड्राई डे जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ड्राई डे, कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 2 फरवरी को, 2 फरवरी जो अभी निकली है तारीख। ओके, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। आर्द्र दिवस ध्यान रखिएगा दोस्तों, थोड़ी प्रिंट मिस्टेक है इसमें। आगे क्वेश्चन है विश्व जल दिवस, वाटर डे, कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपके लिए, विश्व पृथ्वी दिवस, अर्थ डे, कब मनाया जाता है? आपको सबको याद होगा इसका आंसर, 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पहले जल आया 22 मार्च को और फिर पृथ्वी का निर्माण हुआ, इसलिए सर आप ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं, 22 मार्च 22 अप्रैल, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 13 है, विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 22 मई को। ठीक है, मार्च अप्रैल मई तीनों ध्यान रखिएगा, पहले जल फिर पृथ्वी और फिर जल और पृथ्वी जब दोनों का निर्माण हुआ तो जैव, अलग अलग प्रकार की जैव विविधता आई। तो इस तरह से कोई ट्रिक बनाएंगे आप और ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। पहले जल आया, जल आई तो पृथ्वी बनी, पृथ्वी बनी तो पृथ्वी के ऊपर जैव अलग अलग प्रकार के आए तो जैव विविधता आई। तो इनके दिवस को याद करने के लिए सबसे बेस्ट है अब मार्च अप्रैल मई। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस में आ चुका है पहले, सॉरी डबल आ गया, इसको माफ़ी चाहेंगे, तो भी याद कर लीजिए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन आ सकता है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? देखो, एक तो पर्यावरण दिवस 5 जून का है, लेकिन विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस अगर आता है तो आपको ध्यान रखिएगा 26 नवंबर इसका सही आंसर रहेगा। क्या है दोस्तों? 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 है आपके लिए, ध्यान रखिएगा, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन है आपका, ओजोन लेयर आपको पता है ना, जब वो क्षय हो रही है, उसका जो छिद्र हो रहे हैं उसके अंदर देखा गया था, तो ये उसको संरक्षित करने के लिए ओजोन दिवस सरकार ने मनाने का फैसला किया था। तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 16 सितंबर, ओजोन दिवस। ये सभी चीज़ आप एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा क्योंकि इनको याद रखना जरूरी है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि संविदा वर्ग 3 में भी और रीट में भी इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, तो इसका आंसर है 8 मई। क्या है दोस्तों? 8 मई इसका आंसर है। ओके, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 18 है आपको, देखिएगा, विश्व प्राणी दिवस, विश्व वन्य प्राणी दिवस, सॉरी, वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 6 अक्टूबर को वन्य प्राणी दिवस। और भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जैव विविधता है भारत के अंदर, मतलब पूरे विश्व को देखा जाए, विश्व में जैसे 100% है तो उसमें भारत में कितनी है? तो देखिएगा, भारत में 7 से 8% है, 7 से 8%। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा, भारत में विश्व की कितनी जैव विविधता है? तो 7 से 8%। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा, अनुसंधान केंद्र से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। तो राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर नाम सुना होगा आपने, तो पोर्ट ब्लेयर में राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को दोस्तों, याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर जो 22 है, इकोलॉजी शब्द का मतलब पारिस्थितिकी तंत्र अगर हिंदी में आ जाए तो ध्यान रखना, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में इसका पारिस्थितिकी तंत्र भी आपके आ सकता है एग्जाम में। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, या इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका आएगा अर्नेस्ट हैकेल ने। किसने? अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। तो अगला प्रश्न है आपके लिए प्रश्न नंबर 23,
इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम एजी ट्रांसले इकोलॉजी और इकोसिस्टम दो क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं, तो ध्यान रखा इकोसिस्टम और इकोलॉजी। ठीक है, सॉरी माफी चाहूँगा, मैं कंफ्यूज कर रहा था आपको। इकोसिस्टम का ध्यान रखना, एजी ट्रांसले ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज़्यादा पूछा जाता है। प्रश्न अगले देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 देखेंगे आप। देखो आज के इस सीरीज में टोटल 60 प्रश्न है, 60 के 60 प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोटल 60 प्रश्न है, प्रश्न उत्तर है, एक लाइन के जितने प्रश्न उत्तर मैंने बनाए हैं आपके, तो ध्यान रखिएगा, जुड़े रहिएगा और सभी प्रश्न आप बिल्कुल देखिए। और आखिरी में 2-3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उसके आंसर आपको भी देने रहेंगे, कमेंट्स बॉक्स में आप उनके आंसर मुझे दीजिएगा। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का तो एडवर्ड सुवेस ने, एडवर्ड सुवेस साहब ने बायोस्फीयर रिजर्व का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? तो ध्यान रखिएगा, तो ये हुआ था 1973 में शुरू हुआ था टाइगर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर जिसको बोलते हैं। तो 1973 में, और भारत में राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय नेशनल है ना जैविक उद्यान कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, तो देखिएगा आपका दोस्तों प्रश्न नंबर 27 है आपके लिए। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सर्वप्रथम बना गया राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान ऐसे इसमें लिखा हुआ है, उद्यान को हम एक्चुअली इस तरह से लिखना पसंद करते हैं, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। उद्यान ये भी सही है, जो उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, 1921 में इसको स्थापित किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका, तो दोस्तों एक साथ देखिए दोस्तों, तो अगला प्रश्न है, राजीव गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है, कहाँ पर स्थापित है, मतलब कहाँ पर है? तो कर्नाटक में। राजीव गांधी नेशनल पार्क पूछे तो कर्नाटक का ध्यान रखिएगा। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, जो कर्नाटक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कर्नाटक में है नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, इसलिए कर्नाटक लिखा है यहाँ, ताकि आपको याद रहे कि ये बना हुआ कहाँ पर है, कहाँ पर स्थापित है। कर्नाटक में है नागरहोल राष्ट्रीय पार्क। तो इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। दोनों प्रश्न आपस में संबंधित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 30 है आपका। तो देखिए दोस्तों, केरल में स्थित, केरल में स्थित पेरियार अभ्यारण्य, केरल में पेरियार अभ्यारण्य, इसके क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन छुपे हुए हैं, उसे ध्यान रखिएगा। जो पेरियार अभ्यारण्य का है कहाँ पर है? तो केरल में। तो किस लिए प्रसिद्ध है ये? तो जंगली हाथियों के लिए, ध्यान रखिएगा। है जो वाइल्ड एलिफेंट होते हैं उनके लिए ये फेमस है, वाइल्ड एलिफेंट के लिए केरल में जो पेरियार अभ्यारण्य है वो। अगला प्रश्न है आपका, देखिएगा, भारत में ताजे पानी की, प्योर वाटर की है ना, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील पूछे तो ध्यान रखना लोकटक झील भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो मणिपुर में है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है लोकटक झील कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना मणिपुर के अंदर। या क्वेश्चन ये आ सकता है मणिपुर के अंदर उपस्थित या स्थित सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो उसका आंसर आएगा लोकटक झील। तो यानी क्वेश्चन 3 बन सकते हैं, एक तो क्वेश्चन आपके सामने बनाया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है लोकटक झील कौन कहाँ पर है? तो मणिपुर में है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मणिपुर के अंदर स्थित ताजे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम बताइए। तो आपको ध्यान रखना है लोकटक झील आएगा इसका आंसर। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका, नंदा देवी, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इसके बारे में। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। नंदा देवी का संबंध ध्यान रखना उत्तराखंड से है। तो इसी तरह से शीत मरुस्थल यानी कोल्ड डेजर्ट, ठंडा रेगिस्तान जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? ठंडा रेगिस्तान, ठंडा रेगिस्तान जिसको बोला जाता है, आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में? तो ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में।
ध्यान रखना दोस्तों, ठंडा राजस्थान, थार का पूछे तो राजस्थान में है, लेकिन यहाँ पर ठंडा रेगिस्तान या ठंडा मरुस्थल, शीत मरुस्थल कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। तो 34 नंबर का प्रश्न है, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई? 1992 में। अभी टाइगर रिजर्व आया था, टाइगर परियोजना आपने याद रखा होगा, नहीं हो तो फिर पूछूंगा मैं आपसे प्रश्न, कमेंट बॉक्स में बताया आपने बल। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई? तो 1992 में। ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक सींग वाला गेंडा भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? एक सींग वाला गेंडा जो होता है भारत के किन राज्यों में? तो पश्चिम बंगाल में और असम में, दोनों राज्यों में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल और असम में। इसके लिए एक अभ्यारण्य स्पेशल बना रखा है, उसका प्रश्न भी आएगा, बने रहिए वीडियो के साथ आप। बहुत ही दिलचस्प प्रश्न आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं एग्जाम संबंधित। देखिएगा अगला प्रश्न है आपका, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? रोहिला जो हिमाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा, रोहिला नाम संबंधित ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश से। अगला प्रश्न है आपका, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में जो बना हुआ है, राजस्थान में स्थित मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में। ध्यान रखिएगा, भारतीय सारंग के लिए, सारंग, भारतीय सारंग के लिए फेमस है। कौन सा उद्यान? मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान के अंदर है, भारतीय सारंग के लिए फेमस है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य है? क्वेश्चन आता है, और अपना मध्य प्रदेश इसमें टॉप पर है। सबसे ज़्यादा भारत के जो राज्य है सबसे सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य वो मध्य प्रदेश है। अब कौन सा राज्य है जो साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो देखा होगा आपने, राजस्थान, भरतपुर का नाम सुना है आपने, पक्षी अभ्यारण्य है वहाँ पर बहुत बड़ा, वहाँ पर बहुत सी मात्रा में सारस आते हैं। ध्यान रखना, राजस्थान में। कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए फेमस है? राजस्थान। ओके, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मनाए जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है? हरेला पर्व जो उत्तराखंड में मनाया जाता है, क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ सकता है दोस्तों कि उत्तराखंड में मनाए जाने वाला प्रमुख दिवस या पर्व कौन सा? हरेला। यह भी क्वेश्चन, उत्तराखंड में बहुत से पर्व मनाए जाते हैं, क्वेश्चन घुमा के पूछेगा वो आपसे कि हरेला नामक पर्व कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो क्वेश्चन ये आ सकता है, हरेला पर्व किस राज्य से संबंधित है? तो आपको आंसर क्या लिखना है? उत्तराखंड। क्या लिखना है दोस्तों? उत्तराखंड। लेकिन यहाँ पर है, उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है? तो पौधरोपण से, प्लांटेशन से। किससे संबंधित दोस्तों? प्लांटेशन से। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न ये है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, क्या दोस्तों याद रखिएगा, राजाजी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। कहाँ पर दोस्तों? उत्तराखंड में। राजाजी संबंध उत्तराखंड से है। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में हरेला पर्व के संबंधित है, पौधारोपण से संबंधित है। उत्तराखंड में राजाजी राष्ट्रीय पार्क भी है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में पहले आ चुका है प्रश्न दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिंपल सी बात है, असम में। आपने पढ़ा होगा इसको, आता रहता है प्रश्न ये, आपने देखा होगा, असम के अंदर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न देखिएगा आप दोस्तों, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछ सकते हैं। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के अंदर है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। और पल्लामू राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो पल्लामू राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के अंदर है दोस्तों। तो राष्ट्रीय उद्यान की सीरीज पूरी आप याद कर लेना, सूची आपको याद कर लेना तो बेटर रहेगा आपके लिए, और याद करिएगा, इसको समझिएगा। प्रश्न है अगला, कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? कौन सा पारिस्थितिकी आतंकवादी मानते हैं? यूकेलिप्टिस को। तो दोस्तों बता दूं कि यूकेलिप्टिस की जड़ें बहुत अंदर तक जाती है, भूमि के अंदर बहुत अंदर तक जाती है, पेड़ बहुत लंबा होता है, देखा होगा आपने। और जैसा भूमि के यहाँ होता है, जड़ी भी उतनी ही अंदर तक जाती है, भूमि के अंदर जाती है। तो अंदर जो भूमि जाती है ना, तो ये क्या करती है, जल को सोखती रहती है, अंदर से जल को सोखती रहती है। तो ये क्या है, वहाँ के आसपास की भूमि की जल स्तर को कम कर देता है, और वहाँ की मिट्टी को भी अनउपजाऊ बना देता है। इसलिए इसको, वृक्ष को पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा गया है, यूकेलिप्टिस को। ओके दोस्तों, यूकेलिप्टिस का पौधा आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, तो दोस्तों देखिए, ये है यूकेलिप्टिस का पौधा। कौन सा पौधा है? यूकेलिप्टिस का। यूकेलिप्टिस का एक प्लांट है। तो इस प्लांट की विशेषता देखिए, ये लंबा होता है बिल्कुल, देखो ज़मीन के ऊपर, और जितना है ज़मीन के नीचे भी उतना ही रहता है। ये पौधा आपने देखा होगा, सभी जगह पाया जाता है। और एक और देखिए, इसके ऊपर से जो बनावट, तो ये पौधा
ऊपर से इस तरह से दिखता है, बहुत बड़ा होता है। देखिएगा, आपने देखा होगा इसको। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 47 देखिए। पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, यह किस आंदोलन का नारा था? पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, ये चिपको आंदोलन का नारा था। चिपको आंदोलन का नाम आते ही आपको सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम सामने आ जाना चाहिए, क्योंकि इसका अगला प्रश्न उससे संबंधित है कि पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, ये नारा किसने दिया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था। तो चिपको आंदोलन और सुंदरलाल बहुगुणा एक दूसरे से संबंधित है। दोनों प्रश्न एक ही जगह से पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न अगला है, किस प्रजाति को किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक प्रश्न पूछा गया था, रेड डाटा बुक क्या होता है, उसमें बताया था जो विलुप्त होने की कगार पर खड़े हैं पशु पक्षी जो भी हैं, उनको हम रेड डाटा बुक में एंट्री करते हैं पिंक कलर से। तो आपको ये प्रश्न आता है कि किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो 50 वर्षों से। अगर 50 वर्षों से कोई भी पक्षी हो, पशु हो, पेड़ हो, वो अगर नहीं दिखता है किसी भी आवास में, अपने प्राकृतिक आवास में, तो उसको हम क्या मानते हैं? विलुप्त तो मानते हैं, और उसको रेड डाटा बुक में एंट्री कर देते हैं। प्रश्न अगला है 50 नंबर का। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के अंदर है। कहाँ पर दोस्तों? कर्नाटक के अंदर है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम के अंदर। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम में है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में है, अभी क्वेश्चन आया था पेरियार संबंधित। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा के अंदर। सिमलीपाल है राष्ट्रीय उड़ीसा में, पेरियार है केरल में, और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य है असम में। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे देखिए, क्वेश्चन है आपका 54। भारत का प्रथम तितली उद्यान कौन सा? बटरफ्लाई पार्क कहाँ है? तो बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? बेंगलुरु में बन्नरघट्टा जैविक उद्यान के नाम से है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55 नंबर का। देखिए, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिए। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान है। और राजा जी उत्तराखंड, पहले प्रश्न आ चुके थे, लगभग 2-3 प्रश्न रिपीट हो गए हैं इस सीरीज में, तो माफ़ी चाहेंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए, प्लीज़ चैनल में आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ लाइक करते रहिए, शेयर करिए सबको, क्योंकि जितने प्रश्न सब देखेंगे उतने नोट करेंगे, उतने ही याद करेंगे। हो सकता है कभी 1 या 2 प्रश्न आए, क्योंकि कंपटीशन हमेशा 1 या 2 नंबर से ही रहता है। हम बाद में पछताते हैं कि ओह काश मैं और पढ़ाई कर लेते या ये कर लेते। तो प्लीज़ अभी पढ़ाई कर लीजिए, टाइम है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए प्रश्न नंबर 57 क्वेश्चन नंबर है, वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व है? टाइगर रिजर्व पूछे तो 52। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? तो 18। ध्यान रखिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 18, टाइगर रिजर्व की संख्या 52। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 104। ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में पहले आई थी बात। 104 है कुल मिला के भारत में संख्या, ध्यान रखिएगा। और आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में भारत में हाथी रिजर्व की संख्या कितनी है? तो 32। हाथी रिजर्व का पूछे तो 32। हाँ तो दोस्तों, ये सीरीज 60 प्रश्नों की सीरीज जो थी वो पूरी हुई। अब आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका साथी हूँ मैं। अगर ऐसे वीडियो आपके लिए प्रेरित करेंगे तो मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों। तो आज के कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपने कमेंट्स बॉक्स में देना है। मैं जानना चाहूँगा इनके आंसर। तो आज के प्रश्न सुनिए और इसके आंसर दीजिएगा। तो प्रश्न नोट कर लीजिए। हाँ तो दोस्तों, आज के आपके लिए प्रश्न है, प्राचीन काल से उगाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। और कितने डेसिबल ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण माना गया है? कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण माना गया है? इसका प्रश्न मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? इसका आंसर भी मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ओके दोस्तों, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए अच्छे अच्छे वीडियो के लिए क्लास के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्त। धन्यवाद दोस्तों।